हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, हम लोग फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे थे और उसके आगे से ही हम ये वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। सो फॉर्मल चार्ज इज़ द चार्ज असाइंड टू इंडिविजुअल एटम्स इन अ लुईस स्ट्रक्चर। The number of electrons owned by an atom is determined by its number of bonds and lone pairs. An atom owns all of its unshared electrons and half of its shared electrons. That means इसको अच्छे समझने के लिए बताना चाहूँगी कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि ऐसा चार्ज जो इंडिविजुअल एटम से जुड़ा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं HNO3। अगर हम इसमें पूछें HNO3 किससे मिलकर बनता है, पहले हम ये देखते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज पूछेंगे, तो हम एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एलिमेंट के, जैसे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले हम ये काउंट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए क्या देखते हैं, जितने भी उसके बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स होते हैं उसके हिसाब से ही हम उनके इलेक्ट्रॉन्स की नंबर फाइंड करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में होते हैं, बॉन्ड पेयर की फॉर्म में, जबकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में होते हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं वो उसके हाफ होते हैं उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम पहले इनका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, तब फॉर्मल चार्ज हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे जो इस तरह से है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जितनी भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी होती है, यानी जितने वो बॉन्ड बना सकता है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम इन द मॉलिक्यूल। यानी जब वो मॉलिक्यूल यानी किसी के साथ बाइंड होता है तब उसके चारों तरफ जितने एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको उसमें से माइनस करेंगे। एक बार और देखते हैं, जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसके ग्रुप नंबर से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कार्बन ले तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4, उसका ग्रुप नंबर भी क्या होता है, 4। ऐसे ही ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में, वो भी 6 होते हैं। तो ग्रुप नंबर या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड, यानी उस एलिमेंट ने जितने बॉन्ड बनाए हैं उसका हमें हाफ करना होता है, माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर्स, यानी जितने उस एलिमेंट के पास लोन पेयर होंगे उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस। इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आपको इसके ऊपर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स करने होंगे। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हम CO2 का एग्जांपल लेते हैं। CO2 में अगर कार्बन का फॉर्मल चार्ज देखें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या ग्रुप नंबर 4 माइनस इसमें सराउंडिंग, यानी इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, वो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4। तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी CO2 में कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होता है। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज फाइंड करें CO2 में ही, तो वो भी 0 आता है। कैसे, ये हमने देखा है नीचे, 6 - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा टॉपिक था फॉर्मल चार्ज का। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए आपको इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे एग्जांपल्स करने होंगे। तो बुक में से आपको जितने ज़्यादा एग्जांपल्स मिले आप उनको सॉल्व करें, और जो प्रॉब्लम होगी हम लोग जूम क्लासेस पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी अब इसको देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रेजोनेंस। सो व्हाट इज़ रेजोनेंस? Some molecules cannot be adequately represented by a single Lewis structure. Then they form more than one structure. These structures are called resonating structures and this phenomena is termed as resonance. यानी
कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसको हम एक ही स्ट्रक्चर से नहीं डिफाइन कर सकते, उस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, यानी वो स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल को पूरा नहीं शो कर सकती कि हम इसको ऐसे बना दें। तब उसको बनाने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, 2 या 3 या 4, जितनी भी सबकी अलग अलग होती है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इस फिनोमेना को रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल बेंजीन, ओजोन, फिनॉल एट्सेट्रा। यानी बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें भी डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी उसकी एक स्ट्रक्चर उसको डिफाइन नहीं कर पाती, इस वजह से उसकी 2 स्ट्रक्चर बनती है जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग फॉर्म्स बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की क्या क्या गुण या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आर 2 लुईस स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम प्लेसमेंट ऑफ एटम्स बट अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें एटम्स की पोजीशन तो सेम रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगला पॉइंट है अ डबल हेडेड एरो इज़ यूज्ड टू सेपरेट द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। इसमें कहा गया है कि जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनको हम अलग करने के लिए डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं। जब कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें एक सिंगल हेडेड एरो बनता है ना बीच में, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने में सिंगल हेडेड ना बना के हम लोग कैसा बनाते हैं? डबल हेडेड। ठीक है। द ट्रू स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपोजिट इज अ कंपोजिट ऑफ बोथ रेजोनेंस फॉर्म इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी अगर किसी एलिमेंट की 2 स्ट्रक्चर बन रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स शो किए जाते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन तो सेम रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो उनका जो एक कंबाइंड फॉर्म बनती है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो हाइब्रिड होता है वो दोनों एलिमेंट्स के यानी दोनों स्ट्रक्चर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, क्योंकि वो उनका मिडिल वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजोनेंस अलाउज सर्टेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू बी डीलोकलाइज्ड, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स का डीलोकलाइजेशन होता है। एंड दिस डीलोकलाइजेशन एड्स स्टेबिलिटी, और इस डीलोकलाइजेशन होने की वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर हम किसी भी एलिमेंट का सिंपल स्ट्रक्चर देखें और कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो रेजोनेंस में ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। अ मॉलिक्यूल विद 2 और मोर रेजोनेंस फॉर्म्स इज सेड टू बी रेजोनेंस। इसके बाद हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेजोनेंस थ्योरी। तो रेजोनेंस थ्योरी क्या बोलती है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल, यानी ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। एन इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम की कोई एक लुईस स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए तो वो वहाँ पे रेजोनेंस पाया जाता है। ओनली द हाइब्रिड डज, यानी जो उनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है सिर्फ वो ही उनकी स्ट्रक्चर को बता सकती है। नेक्स्ट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती। इक्विलिब्रियम से मतलब इंटरकन्वर्टेबल, उनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके बीच में कोई आइसोमरिज्म नहीं होता। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ सिंपली अलग होती है, सिर्फ डीलोकलाइजेशन से बनती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। एटम्स एज इट इज़ उसी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक रेजोनेंस, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बुक में से। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।